गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चर्स में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। आप में से काफ़ी ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि सर पेपर एसबीआई पीओ मींस का जो आने वाला है उसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या थी और क्या-क्या जो कुछ जनरल टिप्स हैं जो सभी के लिए अप्लाई हो सकते हैं और उनके काम आ सकते हैं आने वाले मेंस के एग्ज़ाम में। वही कुछ बातें हम शेयर करेंगे। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पहले ही बता देता हूँ, मैंने एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया था 2015 में। मेरा पहला मेंस एग्ज़ाम था और पहला ही मेंस एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था। और उसमें मेरा क्या स्ट्रैटेजी थी वो प्लस लास्ट टाइम पेपर का लेवल कैसा था, किस तरह के क्वेश्चंस थे, उनको लेते हुए क्या कट ऑफ्स थी, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और कुछ जनरल टिप्स भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। पैटर्न के अकॉर्डिंग साथ-साथ समझते हैं हर सेक्शन। तो स्टार्टिंग विद सेक्शन 1 व्हिच इज़ रीज़निंग। रीज़निंग की अगर हम बात करें, जो एज़ अ सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता भी हूँ इस चैनल पे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल 45 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ठीक है? और जो टोटल मार्क्स आपके रहेंगे वो रहेंगे 60 मार्क्स। और जो टोटल टाइम है वो बहुत ही टेलिंग है इस सेक्शन के लेवल का, जो रहेगा 60 मिनट्स। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं 45 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स का टाइम, 60 मार्क्स के लिए 60 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप पेपर देने जाएँगे तो जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो आपका सेक्शन रहेगा, वो रीज़निंग ही रहेगा। इस पेपर का लेवल सभी सेक्शंस में सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी रहने वाला है। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर बारी-बारी से सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर रहता नहीं है। कोई सेक्शनल कट ऑफ आप लोगों के रहेगा नहीं, ओवरऑल कट ऑफ रहता है इस रिटन टेस्ट में। तो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा। इंडिविजुअली आपको सेक्शनल टाइम्स दिए जाएँगे, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन इन बिटवीन आप स्विच नहीं कर सकते। तो 1 घंटा रीज़निंग मतलब 1 घंटा रीज़निंग है, पर ये 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर को एज़ अ रेफरेंस लेके चलते हैं, उससे हमें एक बेसिक आइडिया मिलेगा। लास्ट ईयर आपकी इन टोटल 7 पज़ल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के सेट्स आप लोगों से पूछे गए थे। अब ये जो पज़ल्स और सिटिंग अरेंजमेंट है, अलग-अलग वेटेज के थे। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे पज़ल्स भी थे जिसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछ रखा है, ऐसे भी थे जिसमें 2 पूछ रखे और ऐसे भी थे जिसमें 5 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो जो सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा वो सिर्फ रीज़निंग नहीं, बाकी चाहे क्वांट्स हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी सेक्शन के लिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जाए ना, उससे पहले ये देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको कितना रिवॉर्ड करने वाला है। ऐसा नहीं कि सिंगल एक क्वेश्चन पूछ रखा है और उसके लिए आपने 10 मिनट लगा दिए। तो इस चीज़ों की इतनी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जाएँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टार्ट करने वाले हो, उससे पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स मुझे मिल रहे हैं या कितने क्वेश्चंस का वेटेज है इसका, ठीक है? अब अटेम्प्ट की अगर आप बात करें, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि रीज़निंग और क्वांट्स के सेक्शंस में जनरली 2 फेजेज़ में अटेम्प्ट किया करता था। पहला फेज़ होता था रिव्यू प्लस ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चंस। अब रीज़निंग का जो पेपर आएगा वो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि उसमें कुछ भी ईज़ी ढूँढना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट स्टिल मॉडरेट लेवल का आप आइडेंटिफिकेशन ज़रूर कर सकते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे लिए डूएबल हैं और जिन पे मुझे आगे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है? अब इसमें पर क्वेश्चन या पर सेट की अगर हम बात करें, तो जैसे मैं बाकी मिसेलेनियस के लिए भी आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने नोट डाउन कर रखा है। हाँ जी, 7 पज़ल्स के सेट्स मैंने बताए, 2 क्वेश्चन्स आपके डेटा सफिशिएंसी के यहाँ पर पूछे गए थे। लॉजिकल रीजनिंग से इन टोटल 7 क्वेश्चन्स वर आस्क्ड। लॉजिकल रीजनिंग से, जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि मैं अटेम्प्ट करना पसंद नहीं करता। ऑल्दो मैंने अपने पेपर में अटेम्प्ट किए थे जब मैंने 2015 में, और वो सभी के सभी गलत हुए थे। ठीक है? तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं आपसे कहूँगा 7 क्वेश्चन्स का वेटेज था। देन इसके बाद इनपुट आउटपुट का एक सेट आपसे पूछा गया था, जिसपे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, एक सेट था, ठीक है? अब इसके अलावा डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था पर डुएबल था, जिसपे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और फाइनली था आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक सेट, जिसका वेटेज था 5 क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस पे मत जाइए, आप सेट्स पे जाइए, क्योंकि आप किसी सेट को जब जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो दी दी होती है, एक बार उसको पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके आगे के जो क्वेश्चंस उन पे जो पूछे जाते हैं,
उनको सॉल्व करना काफ़ी ईज़ी रहता है। कई होते हैं जो कुछ सेकंड में हो जाते हैं और कई होते हैं थोड़े से ज़्यादा टाइम लेते हैं पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप इनको सेट के टर्म्स में देखिए जैसे कि यहाँ पर 7 सेट्स हैं, 7 सेट्स आर देयर। डेटा ऑफ सफिशिएंसी अलग-अलग होंगे तो यहाँ से 2 सेट्स और मानिए। लॉजिकल मैं अटेम्प्ट ही नहीं करता हूँ तो इसको मैंने पूरा छोड़ ही दिया। इनपुट आउटपुट का 1 सेट, डायरेक्शन का 1 सेट, कोडिंग डिकोडिंग का 1 सेट। तो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 7 यहाँ पे टोटल 12 सेट्स है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास टाइम कितना है? 60 मिनट्स का टाइम है। मतलब हर सेट पे मैं कितना टाइम दे सकता हूँ अगर इक्वली हम डिवाइड करें तो? सर 5 मिनट का आप टाइम दे सकते हो। पर इक्वल ऐसे डिवीजन रहता नहीं, डिपेंड्स ऑन कि क्या डिफिकल्टी लेवल है, कितना वेटेज है डिफरेंट सेट्स का, तो ये वेरी करता रहेगा। पर एक सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए समझाने के लिए 5 मिनट का हर सेट में तो टाइम मिल ही जाता है। अब इन 5 मिनट को अपने को कैसे यूज करना है? ये हर किसी के लिए 5 नहीं होगा, किसी के लिए 3 हो सकता है, किसी के लिए 8 हो सकता है कईयों के लिए 10 मिनट भी रहे। हमेशा मैं जो ट्राई करता था कि मेरा जो पहला रिव्यू हो, पहला जो टारगेट रहे, वो रहता था कि एक सेट को मैं 1.5 से 2 मिनट का इनिशियल टाइम दूं। इस 1.5 से 2 मिनट में मुझे पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन मेरे से कितना सॉल्व हो रहा है, कितना सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब इसके अंदर ये भी है कि सर 1.5-2 मिनट का टाइम दिया और मान लीजिए क्वेश्चन नहीं हो पाता तो नुकसान हो गया ना? नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। कैसे सर? जैसे कि मैं इसकी मैक्सिमम लिमिट ले लेता हूं, 2 मिनट का ले लेता हूं। मान लेते हैं 12 सेट हमारे पास है। इन 12 सेट्स के लिए अगर मैं 2 मिनट का मैक्सिमम टाइम दे भी देता हूं तो कितने टाइम निकल जाते हैं? 24 मिनट्स आर गॉन। 24 मिनट चले गए। अब 24 मिनट का मतलब ये नहीं कि 24 मिनट सिर्फ हमने यही फाइंड आउट किया कि हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है। इन 24 मिनट में आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको नहीं करने, ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको करने और आपसे काफी लेवल तक, काफी परसेंटेज तक वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। काफी ऐसे मिसलिनियस भी है जिनके काफी आपको पैटर्न्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इन सारों से फिर इसके बाद आपके पास बचेंगे ये 36 मिनट्स। अब ये जो सेकंड जो 36 मिनट्स जो बचे हुए रहते हैं, ये आप कैसे कंटिन्यू करेंगे? जैसे कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो वो 1.5-2 मिनट में आपने छोड़ दिया। अब मान लीजिए 1.5-2 मिनट के अंदर आपने वो एक अटेम्प्ट दिया, उसके अंदर आपको आइडिया लग गया कि हाँ जी अब मेरा डिसीजन लेने का टाइम हो चुका है, 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, मुझे डिसीजन लेना है कि इसको आगे कंटिन्यू करना है या यहीं पर छोड़ना है कि ये अपने से नहीं हो पाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि सर इन बिटवीन इसको रिव्यू में लगा के छोड़ देते हैं। तो 3 फेजेज़ होते हैं, या तो हटा दिया या फिर रिव्यू में डाल दिया कि सर मे बी हो, मे बी नॉट हो। और एक रहता है जो ज़्यादातर पता चल ही जाता है, जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं कि मैं इसको थोड़ा टाइम और दूँ। ऐसा नहीं कि 2 आगे 1.5-2 मिनट में हो जाएगा, पर मैं इसको 3-4 मिनट का टाइम और दूँगा, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा और इसका वेटेज भी ठीक-ठाक है। तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। और रिव्यू का टाइम हटाने के बाद भी सॉल्व करने के लिए बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब जो आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई ये मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, उसके लिए स्टिल आपके पास 36 मिनट्स होंगे और वो मोर देन सफिशिएंट होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ ही सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो 1.5-2 मिनट में आपको कंक्रीट आंसर देंगे कि हाँ भाई मैं आप लोगों से सॉल्व हो सकता हूँ, आप मुझ पे थोड़ा सा और टाइम दीजिए तो मैं जरूर इसमें रिजल्ट दूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी अपने पेपर के अंदर। और मैं एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ कि रीजनिंग का जो सेक्शन आएगा वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सेक्शन रहेगा पूरे पेपर में। क्वांट से भी थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। तो बहुत ज्यादा स्कोर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जल्दी करना वो भी जरूरी नहीं है। जरूरी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप जो अटेम्प्ट करें, जो डिसाइड करें अटेम्प्ट करने का, उसे सॉल्व करके दिखाएं, उसे सही से सॉल्व करें। यहां पर गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी का कोई भरोसा नहीं। दिखने में ऐसा लगता है कि यार बाकी सारे क्वेश्चंस में तो किसी में 8 मिनट लग रहे हैं, किसी में 10 मिनट लग रहे हैं। 5 मिनट से पहले तो नॉर्मल एक क्वेश्चन सिंगल वाले इजी जो सबसे आसान है वो भी नहीं हो पा रहे। तो लॉजिकल रीजनिंग तो पढ़ना ही है, 2-3 मिनट के अंदर तो एक क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो ये आपको ज़रूर टेम्प्ट करेगा। पर मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग में आप 100% नहीं है तो आप फिर 0% है। ये मैं मानता हूँ, या तो आप 100% है या फिर 0% है, क्योंकि इन बिटवीन वाला भी 0% ही मानता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि इसमें नेगेटिव की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, टाइम वेस्ट होता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। ठीक है? तो हमें एक्यूरेसी के लिए टारगेट करना है। मैंने तरीका आपको बता दिया, यही तरीका आप क्वांट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो क्वांट्स के लिए बात करेंगे। ठीक है? आई होप रीजनिंग में जो चीज़ें मैं बता सकता था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इस तरह का आपका पैटर्न था। सभी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट थी। कुछ ही क्वेश्चंस थे जो डुएबल थे, जो आपको करने थे, और वो कैसे आइडेंटिफाई करने ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया। और ज़्यादा परेशान मत होइएगा, रीजनिंग और क्वांट्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगी। बहुत कम क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो एक
छोटा सा अगर मैं रेफरेंस के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे दे पाऊँ, तो अगर 10 टू 15 क्वेश्चंस भी आप रीजनिंग और क्वांट्स में 10 टू 15 क्वेश्चंस अगर आप रीजनिंग और क्वांट्स में अच्छे एक्यूरेसी के साथ, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ बना पाते हैं, तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। मैंने क्वेश्चंस बोला है, मार्क्स नहीं बोला है। 10 टू 15 क्वेश्चंस बोथ रीजनिंग और क्वांट्स में, बहुत बढ़िया मानूंगा। ये बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, ठीक है, पर टाइम भी हमें खूब मिलेगा सॉल्व करने के लिए, तो नो इश्यूज। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं क्वांट्स का। अब क्वांट्स का लेवल क्या था, अब यहां पर मैं क्वांट्स ऐसे नहीं लिखूंगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं, जैसे प्री में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड था इसका नाम, अब इसका नाम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं रहा है दोस्तों, अब इसका नाम बन गया है डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम क्यों चेंज किया गया है, क्यों एसबीआई इस सेक्शन को ऐसे लिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको सवाल मिलेंगे ऑलमोस्ट सब डीआई फॉर्म में ही मिलेंगे। इवन अर्थमेटिक क्वेश्चंस भी आजकल डीआई फॉर्म में पूछे जाते हैं, केसलेट रहते हैं बहुत सारे। तो इन टोटल अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, तो लास्ट ईयर में इन टोटल 5 डीआई सेट्स आपसे पूछे गए थे, सभी अलग अलग वेटेज के, किसी में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कहीं में 5 क्वेश्चन, कहीं में 4 क्वेश्चन। इस तरह से 5 डीआई सेट्स आपके यहीं से कवर हुए थे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का एक 5 क्वेश्चंस का सेट पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी का एक सेट पूछा गया था 5 क्वेश्चंस का, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। देन सिंगल क्वेश्चन से डिफरेंट जगहों से, जैसे कि प्रॉफिट लॉस से आपके एक सिंगल क्वेश्चन था, देन आपके एजेस से एक सिंगल क्वेश्चन था, एक मेंसुरेशन का भी सेट आपसे पूछा गया था, बहुत ही मजेदार। एक मेंसुरेशन का 3 क्वेश्चंस का आपसे सेट पूछा गया था, एक सेट यहां से भी पूछा गया था। दीज आर सिंगल क्वेश्चन वेटेज, ठीक है, सिंगल क्वेश्चंस का वेटेज है। और एक नंबर सीरीज का भी सवाल आपसे पूछा गया था, जिस पैटर्न पे सिंह सर ने आपको बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा रखे हैं। नंबर सीरीज का ये पैटर्न था, और इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दोनों के दोनों सॉल्व करना तो डिफिकल्ट था, पर इसमें से एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे थे। ये आपका वेटेज था ओवरऑल। देखिए अब अटेम्प्ट कैसे करना है, मैंने स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके सेक्शनल टाइम और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपसे 35 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन टोटल, जिनका टोटल वेटेज कितना रहेगा, टोटल वेटेज विल बी अगेन कितना, 60 मार्क्स का वेटेज है। देन मिनट्स कितने हैं, 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ऑल दो क्वेश्चंस कम है पर वेटेज उतना ही है, ध्यान से देखिएगा, वेटेज उतना है, टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी कम है। 45 मिनट्स का टाइम है, जैसे मैंने बताया उस तरह से यहाँ पर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें जो मिसलिनियस क्वेश्चन थे वो तो बहुत मुश्किल से सॉल्व हो रहे थे, ऑलमोस्ट नहीं हो रहे थे। इसमें डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन, वो मैंने मिस कर दिया। सभी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे, सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट था। पर इन 5 डीआई सेट में से 2 डीआई सेट ऐसे थे जो ऑल दो लेंदी थे, पर किए जा सकते थे अगर आप अच्छे से तैयार करें तो। और ऐसा मत सोचा करो कि यार एक डीआई सेट कर रहा हूं तो इसके सारे क्वेश्चन हो तभी कुछ मत आएगा। जो भी सॉल्व हो पाए वो अच्छा है। थोड़ा 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 जोड़कर हमें जो टोटल बनाना है वो बहुत ज्यादा नहीं बनाना है। 10-15 क्वेश्चन के अराउंड अगर आपका अटेम्प्ट है एक्यूरेसी के साथ, तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है। तो इस चीज से हिचकिचाना मत कि यार यहाँ पर मेरे सारे सॉल्व नहीं हुए तो इसको अटेम्प्ट करने का क्या फायदा। ये चीज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर वहां पर सॉल्व हो पा रहा है तो उसे अटेम्प्ट कीजिए, उसे सॉल्व कीजिए। 45 मिनट्स का आपके पास टाइम है। बाकी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी अटेम्प्ट कैसे करना है दोनों को बता दिया। लास्ट ईयर का जो एग्जाम एनालिसिस था वो भी साथ में इन पैरेलल आपके साथ शेयर किया है। अब ये रहे रीजनिंग और क्वांट्स। अब पूरे पेपर में जो सबसे डिफिकल्ट जो सेक्शंस होंगे वो ये दोनों सेक्शन ही रहने वाले हैं। इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा, बहुत कम आप लोगों का स्कोर रहेगा, पर परेशान मत होइएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं इन दोनों सेक्शंस के लिए आप लोगों को मैं बताऊंगा वो है कि इतने लंबे टाइम तक फोकस रखना, इतने लंबे टाइम तक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, इतने लंबे टाइम तक आप अपनी स्पिरिट लॉस ना करें, क्योंकि इतने समय तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब आप रीजनिंग और क्वांट्स का, सॉरी डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस का जब सेक्शन आप अटेम्प्ट करेंगे ना, किसी लेवल तक आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करेंगे, बहुत लो फीलिंग आएगी कि यार इतनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, इतने पेपर में तो कुछ हो ही नहीं रहा उनके कंपैरिजन में। बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। रीजनिंग और क्वांट्स, जस्ट रीजनिंग और डीए जस्ट अ पार्ट ऑफ अ पेपर, नॉट द होल पेपर। अभी पूरा पेपर बचा है, और जितना भी हम इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं वो अच्छा ही है। ये मान के चलना है कि इन दोनों सेक्शन में तो वैसे ही कम अटेम्प्ट होना है, सिर्फ हमसे नहीं सभी से। तो जितना भी कर पाए हमें बस अपना 100% देना है। फोकस नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव माइंड फ्रेम नहीं टूटना चाहिए, और स्पिरिट हमारी बिल्कुल लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये 2 सेक्शन खत्म होने के बाद अब हमारे वो सेक्शंस आते हैं जिनमें हमें स्कोर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जिनमें मैंने भी पर्सनली स्कोर किया था
इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। अब काफ़ी कैंडिडेट्स की क्या रहती है, इंग्लिश कमज़ोर रहती है, तो उनको मैं बोलता हूँ कि एसबीआई पीओ मेंस का पेपर अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल नहीं है, पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश ईजी है तो एग्ज़ाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बोथ दिस गोज़ फॉर इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस बोथ। मेरे टाइम क्या था, मेरा जनरल अवेयरनेस सेक्शन अच्छा नहीं था, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। अब हमारे टाइम पे अच्छी चीज़ ये थी कि करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था, ज़्यादा वेटेज स्टैटिक का रहता था, तो स्टिल मैंने डिसेंट स्कोर कर लिया था। अब जनरल अवेयरनेस में जो मेन जो फोकस रहता है वो करंट अफेयर्स रहता है। इवन करंट अफेयर्स पे बेस्ड ही स्टैटिक भी तैयार करना रहता है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो आई होप उसके लिए इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दोनों की तैयारी। पहले हम इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश के अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इन टोटल आपके 35 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। मार्क्स रहेगा मैक्सिमम आपका 40 मार्क्स का, और टाइम अलॉटेड कितना रहेगा, टाइम अलॉटेड रहेगा 40 मिनट्स का। हैवी रीडिंग बेस्ड पेपर आएगा, हैवी रीडिंग बेस्ड पेपर आएगा, बीच में कुछ मिसलिनियस पैरा जंबल्स और ये सारी चीज़ें डाली जाएगी, कुछ अलग अलग पैटर्न पे चीज़ें देखेंगी, पर जो बेस रहेगा वो रीडिंग ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है। अब आई होप आप सभी ने इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, क्योंकि इस सेक्शन में आपको क्वांट और रीजनिंग से बेटर परफॉर्म करना ही करना है। दिस गोज विदाउट सेइंग। क्वांट और रीजनिंग से बेटर यहाँ पर अटेम्प्ट होने चाहिए, बेटर यहाँ पर आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ाते नहीं, तो मैं ऐसा डिटेल में जाके आपको स्ट्रैटेजी नहीं बता पाऊंगा, और मुझे खुद को यार इंग्लिश छोड़े हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो मेरे लिए बताना एक तरह से मेरी तरफ से इनसिंसियर हो जाएगा, इनसिंसियर होगा मेरे पार्ट पे। तो ये मैं इससे ज़्यादा नहीं शेयर कर सकता। ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन कर रखी है, बस मैं ये बता सकता हूँ कि इंग्लिश में आपको थोड़ा सा बेटर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बेटर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब जो चौथा पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीए, एफए, बीए, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे आप सभी को ऑलरेडी पता है। टोटल आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 40 मार्क्स, एंड टाइम इज 35 मिनट्स। तो यहाँ पर दो तीन चीजें मैं अपनी तरफ से शेयर करता हूँ। एक तो कि यहाँ पर हमें अच्छा स्कोर करना है। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 40 में से आप 25 क्वेश्चंस तक बना पाएंगे। ये मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब 25 मार्क्स तक आप यहाँ पर सिक्योर कर पाते हैं, बहुत ही अच्छी एक तरह से आपकी जीत होगी। यहाँ पर आपको अच्छा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू ऑल अदर सेक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साथ ही साथ जो एक बड़ा पॉइंट है वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। अभी तक आपने चाहे इंग्लिश हो, क्वांट हो, रीजनिंग हो, उनके लिए जो टाइम है वो सारा का सारा टाइम आपका सॉल्व करने में यूटिलाइज हो जाएगा। इवन इंग्लिश में भी 40 मिनट्स कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पर यहाँ पर ये जो जनरल अवेयरनेस को 35 मिनट्स दिए जा रहे हैं, इसमें आपको बहुत फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन 35 मिनट्स थोड़ा ना रखते हैं जनरल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन आप कितना टाइम लोगे, 15 मिनट, 10 मिनट, इतने में आराम से कर दोगे। 10 to 15 मिनट्स के अंदर आप आराम से पूरा का पूरा पेपर आराम से सॉल्व कर लोगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में या तो आता है या नहीं आता, बस टिक ही तो करना है, और मे भी एक बार आप रिवाइज कर लो तो भी 15 मिनट में सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। फिर इस 15 मिनट के बाद बचते हैं 20 मिनट। अब इस 20 मिनट में हमें क्या करना है, मैंने क्या किया था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि पेपर रहता है बहुत लेंथी, बहुत बड़ा पेपर रहता है। 3.5 घंटे के लिए आपको लगातार लैपटॉप पे देखना है, लगातार देखना नहीं है, पेपर भी सॉल्व करना है, फोकस्ड रहना है इतने टाइम के लिए। वो एंड्योरेंस बनाना, वो आपकी कंडीशनिंग होना दिमाग की बहुत ज़रूरी है। तो अब इस फेज़ पॉइंट पर अपने आ चुके हैं कि अब तो मैं क्या सजेशन देके कोई फ़ायदा है नहीं। आई होप, पर मैं बहुत पहले से आपको सजेशन देता आ रहा हूँ कि ये जो साढ़े 3 घंटे की जो सिटिंग है, इस साढ़े 3 घंटे तक ये जो फ़ोकस रहना है, इसकी प्रैक्टिस आपके रूटीन में होनी चाहिए। तभी मैं आपको मॉक्स के लिए भी बोलता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ कि आपकी सिटिंग थोड़ी बड़ी-बड़ी सिटिंग हो, लंबे टाइम तक अटेम्प्ट किया, फ़ोकस रहना चाहिए। एक होता है कि यार 1 घंटे तक हमने फ़ोकस किया, 10 मिनट ब्रेक लिया, 1 घंटे किया। वो और लगातार 3 साढ़े 3 घंटे तक फ़ोकस रखना या 2 ढाई घंटे तक फ़ोकस रखना, दोनों अलग-अलग चीज़ें हो जाती है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को कंडीशन नहीं करते, वो आप एंड्योरेंस नहीं बना पाते, तो आपको पेपर में इश्यू आएगा, क्योंकि आप थकने लग जाएँगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो 20 मिनट है, ये हमारा रेस्ट पीरियड है। ये हमारा रेस्ट पीरियड है। यहाँ पर ये नहीं कि तकिया लगा के सो जाना है, ये नहीं करना है। रिलैक्स करना है, थोड़ी देर आँखों को आराम देना है, आँखें आप बंद करके आराम से बैठना चाहें या फिर रिलैक्स करना चाहें तो कर सकते हैं।
ये आपके पास अच्छा टाइम रहेगा जब आप अपने माइंड को फिर से फ्रेश करें। एकदम रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है, क्योंकि इवन आफ्टर जनरल अवेयरनेस और ये पूरा जो ये सॉरी ऑनलाइन टेस्ट है, ये चारों सेक्शंस खत्म होने के बाद भी जब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा, उसमें भी ब्रेक नहीं मिलेगा। वो जस्ट आफ्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और वो सेक्शन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग में। तो यहाँ पर 20 मिनट आपको रेस्ट पीरियड मिलेगा, ब्रीदर मिलेगा, आराम से बैठना है, रिलैक्स करना, आंखें बंद करनी है, चाहे मेडिटेट कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, पर रिलैक्स कीजिए। अब नींद मत ले लीजिएगा, ये नहीं कि झपकी ले ली 20 मिनट की, ये मत कीजिएगा, पर आराम से आप रिलैक्स कीजिएगा, दिमाग को थोड़ा सा एक ब्रेक मिलेगा। इतने लंबे टाइम तक आपका बड़ा पेपर रहता है 3.5 घंटे का, और बाकी और कहीं पर आपको जगह नहीं मिलती है रिलैक्स करने की, रेस्ट करने की, ठीक है? तो इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है? तो अब इसके बाद जस्ट बाद आपका क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव का पेपर है। डिस्क्रिप्टिव के पेपर में क्या रहेगा, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, 50 मार्क्स का वेटेज है। ये भी वो सेक्शन है जहां पर आपको स्कोर करना पड़ेगा। कितना स्कोर करना पड़ेगा आप लोगों से, एटलीस्ट 30 मार्क्स की मैं एक्सपेक्ट करूँ कि 30 मार्क्स आपको यहाँ स्कोर करने ही करने हैं। यहाँ पर ऐसे राइटिंग आपका रहेगा और लेटर राइटिंग रहेगा, प्रिसाइज नहीं रहता है यहाँ पर। एसबीआई में ऐसे और लेटर राइटिंग रहता है। ऐसे के अंदर आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेटर के अंदर आपको 2 ऑप्शंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और अकॉर्डिंगली आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको 30 मिनट का क्यूमुलेटिव टाइम मिलेगा, आधे घंटे का। अब याद रखिएगा, इस टेस्ट में और डिस्क्रिप्टिव में नो ब्रेक्स आर देयर, कोई ब्रेक आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो ब्रीदर लेना है, जो रेस्ट लेना है, वो आपको जीए वाले सेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है, दिमाग फ्रेश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिसेंट स्कोर करना है। गलतियां नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक डिस्क्रिप्टिव पेपर में नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट अच्छे से फॉलो कीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया, लेटर के लिए तो फॉर्मेट काफी ठीक रहता है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए। ऐसे के लिए टॉपिक्स वाइज मैंने आपको बताया कि बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप टॉपिक्स करेंगे, उसमें आपको तीनों में से एक या हो सकता है इवन 2 ऑप्शंस में मिल जाए जो बैंकिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहेंगे। तो उनके लिए कुछ डेटा याद रख के रखिए, उनके बारे में अच्छा सा पढ़ के रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा। 30 मार्क्स बहुत मजे से स्कोर कर दो, ठीक है? ये सारी बात होगा। और यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है 50 में से 30 मार्क्स स्कोर करना, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था, क्वांट्स और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा स्कोर, बहुत ज़्यादा क्या, डिसेंट, अगर आप बाकियों की कंपैरिजन करें तो डिसेंट स्कोर करना भी बहुत मुश्किल रहता है। पर यहाँ पर जो डिसेंट की डेफिनेशन है क्वांट और रीजनिंग में, एसबीआई पीओ मेंस में, बहुत डिफरेंट है, और वो मैंने आपको बता रखी है, ठीक है? तो इस तरह से आपका 3.5 घंटे का समय कब कंप्लीट हो जाएगा पता तो चलेगा, क्योंकि उसके बाद बहुत थकान होगी। पर ये भी फीलिंग आएगी कि यार, उम्मीद थी कि पता नहीं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। जो पहली बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ओवरवेलमिंग रह सकता है। जिन्होंने पहले मेंस दे रखा है उनको थोड़ा आइडिया है कि यार मेंस और प्री में लेवल वाइज बहुत डिफरेंस रहता है, तो स्ट्रैटेजी, एक्सपेक्टेशन, सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अच्छे से रिवाइज करें। जो क्रूशियल जो है, क्वांट्स और रीजनिंग तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इवन इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको यहाँ पर मार्क्स दिलवा सकते हैं। क्वांट और रीजनिंग की अच्छी प्रिपरेशन करनी ही है। अब यहाँ पर अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो फिर आप बिल्कुल अपने आप को भीड़ से बिल्कुल अलग कर देते हैं। पर वहाँ बहुत अच्छा स्कोर करना डिफिकल्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल निगलेक्ट ही कर दे। उसको निगलेक्ट कर दिया तो फिर तो पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर जितनी ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 10 से 15 क्वेश्चंस वहाँ पर डिसेंट अटेम्प्ट माने जाएंगे, क्वेश्चंस नॉट मार्क्स। क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। कैसे अटेम्प्ट करने, क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया विद प्रीवियस ईयर एनालिसिस। आई होप मैंने ऑलमोस्ट जो जो चीज़ें मैं बताना चाहता था सारी टचअप की है, आपको अच्छे से सारी चीज़ें बताई है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी रहे तो आप सभी को मेरा टेलीग्राम चैनल पता ही है, व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल रिलैक्स होके पेपर देना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। एक मीन्स नहीं, बहुत सारे मीन्स हम देंगे। एसबीआई पीओ कोई फाइनल नहीं है कि एसबीआई पीओ नहीं बने या आईबीपीएस पीओ बन गए या क्लर्क बन गए तो कोई ज़िंदगी बहुत खराब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है? तो जितना ज़्यादा रिलैक्स होके देंगे, जितना आप खुद के एलिमेंट में होंगे जब पेपर दे रहे होंगे, उतना बढ़िया परफॉर्म करेंगे। अननेसेसरी खुद पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।